हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का जो सिलेबस है वो कंप्लीट देखेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं सामान्य वित्त एंड लेखा नियम, ठीक है। जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये सारे लेक्चर्स एक एक करके करते जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे द्वारा राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स होता है, जो राजस्थान से रिलेटेड जीके हैं, तो वो कराई जाती है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये जो कनिष्ठ लेखाकार एंड तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त परीक्षा का 2013 का पाठ्यक्रम में लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी क्या लेटेस्ट तो आया है नहीं। जैसे ही नया सिलेबस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। तो तब तक हमें क्या है, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो ये वाला तो हो जाएगा पार्ट ए और ये है पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस हो गई, गणित हो गया, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत हो गए। तो देखिए, कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, ये हमने CET, ठीक है, कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। तो उस पर कंप्लीट आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो एक आध टॉपिक रह रहा होगा तो वो उसको और करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा तो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे बहुत डिटेल में करवाए गए। तो यहाँ से आपका ये मूल सिद्धांत वाला तो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज ये इसके अलावा यहाँ पर देखो पार्ट बी है, जिसके अंदर आपके बही खाता, व्यवसाय पद्धति जैसे बिजनेस मेथड हो गए, लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग हो गया, इसके अंदर ऑडिट पढ़नी है ना, भारतीय अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो आप ये देखिए, सब में क्या है, 75 मार्क्स हैं और सभी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके नियम हो गए, ठीक है, जो राजस्थान सेवा नियम खंड 1, ठीक है, ये सेवा से रिलेटेड नियम है, सारे के सारे हम इसको देखेंगे। इसके अलावा राजस्थान विलेख है ना, वित्तीय लेखा नियम, ये आज से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जब भी ऐसे लिखे जाते हैं ना, वो पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। जैसे सामान्य वित्तीय एंड लेखा नियम, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना है। इसके अंदर चैप्टर्स दे रखे 1 से लेकर 1, 2, 4, 5, 6 और 14 और 17 चैप्टर, इतने चैप्टर हम देखेंगे। ये 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है। तो आ जाइए, इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें ये कह रखा है क्रमांक 5 और 6 पर उल्लेखित विषयों को छोड़कर। तो क्रमांक 5 और 6 कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर सब जो पूरा का पूरा पेपर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा उसका होगा, स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे क्या है, जो 100-150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी थी, तो यहाँ हमारे CET के अंदर, ये जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी रहेगी। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है। आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए, ये पूरा का थोड़ा सिलेबस में इसका लाया था, तो ये मैं इसीलिए लाया था कि आज ये 5th नहीं, हम 6th वाला चैप्टर देखेंगे वाला, ठीक है। GF एंड AR पार्ट 1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक इसमें कंप्लीट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है 5 से लेकर 6 और 14 और 17, ठीक है। आ जाओ, तो ये हमने देख लिया था। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दे रखी है। इसके अंदर जो नियम संख्या है 1 से लेकर 4 नियम है, ठीक है। आ जाइए, बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में क्या है, नियम 1 से लेकर 4 तक नियम दे रखे हैं। तो ये जो नियम है, ये सामान्य वित्त एवं लेखा नियम माने जाते हैं। वित्त का मतलब क्या होता है, फाइनेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, फाइनेंस। और लेखा का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग। ये चीज़ें क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि लेखा और वित्त क्या होता है। तो उनको बिल्कुल प्रॉपर टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं उनको भी बता रहा हूँ। देखो, सामान्य वित्त एंड लेखा नियम हो गए, ठीक है। ये जो नियम है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, ये कब से लागू हुए हैं, 25/10/1993 से लागू हुए हैं। तो ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको, कि जो सामान्य वित्त एंड लेखा नियम है, या जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स इंग्लिश में बोलेंगे तो 25 तारीख अक्टूबर 1993, ठीक है, इससे ये लागू हुए हैं। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और जो कोषागार नियम है, ये 1 अप्रैल 1951 से लागू हुए हैं। कोषागार क्या होता है, जहाँ पर फाइनेंस मतलब जो पैसा रिसीव हुआ है वो रखा जाता है और वहीं से पेमेंट की जाती है निकाल के, ठीक है। तो ये कोषागार नियम कौन से हैं, 1 अप्रैल 1951 से लागू हुए हैं। ये दोनों आपको डेट अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ देखिए, नियम 1 क्या कहता है, नियम 1 कहता है कि जो जनरल फाइनेंस एंड लेखा नियम का खंड 1 है, ठीक है। तो ये खंड 1 क्या कहता है कि सामान्य वित्त एंड लेखा नियम के जो जितने भी कार्यकारी आदेश हैं वो किसके आदेश माने जाएंगे, गवर्नर के आदेश माने जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छा से याद रखें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर सरकारी राशि को प्राप्त, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जितनी भी जो भी राशि प्राप्त की जाती है, सरकारी राशि जो रिसीव की जाती है, अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी, ठीक है। जो भी राशि पैसे कस्टडी में रखी गई है या भुगतान किया गया है, पेमेंट की गई है,
ठीक है। तो जो कस्टडी में पैसे लिए गए हैं या उसकी पेमेंट की गई है, वो सारे नियम, जितने भी ये जो नियम बनाए गए हैं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, तो ये कोषागार नियम के पूरक हैं। जो कोषागार नियम बनाए थे उसके समतुल्य हैं, बिल्कुल उसके इक्वलेंट माने गए हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रखी है डेफिनेशन, है ना। इसमें नियम 2 के अंदर क्या दे रखी है, डेफिनेशन, और नियम 1 के अंदर क्या दे रखा था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे। आ जाइए, पहली डेफिनेशन, महालेखाकार। महालेखाकार कौन होता है, अकाउंटेंट जनरल। इसका काम क्या होता है, अकाउंटिंग करना। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी लेखे हैं उनको रखना अपने पास में। इसका जो ऑफिस होता है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये पूछा जा सकता है आपसे, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट जनरल का कार्यालय कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, ऑडिट करना, विनियोग लेखे तैयार करना एवं व्यय एंड राजस्व, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के रिकॉर्ड बनाना। ये इसका काम होता है किसका, अकाउंटेंट जनरल का। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको याद रख सकते हैं। आ जाइए, इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, एप्रोप्रिएशन, है ना। एप्रोप्रिएशन हिंदी में बोलेंगे तो विनियोग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स है प्रोजेक्ट, ये वाई प्रोजेक्ट है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लीजिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार लेकर आई है। इसके अंदर प्रावधान रखा गया है 800 करोड़ रुपए का। ठीक है, सरकार कितने पैसे खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। परंतु जो 800 करोड़ रुपए हैं वो एक ही जगह खर्च नहीं किए जाएंगे, उसके लिए अलग अलग वो बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वेजेस एंड जो इनकम देने हैं ना, पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मान लीजिए 400 करोड़ रुपए रखे गए। तो इस तरीके से क्या है, फंड में जो मेन फंड है उसके अंदर सब्सिडरी वो होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो सब मतलब ये मान लीजिए सब्सिडरी आइटम्स होते हैं कि जहाँ जहाँ ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किया जा रहा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, एप्रोप्रिएशन। अब ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, तो इसका जो मेजर मतलब पैसे को जो अलॉट किया गया एक स्कीम के अंदर, वो तो 800 करोड़ रुपए है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी स्कीम आ जाएगी, तीसरी स्कीम आ जाएगी, तो हर स्कीम के अंदर एक अलग अलग फंड होगा। तो इस मेजर फंड की बात कर रहा है कि अपन इस तरीके से पैसों का एप्रोप्रिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निर्धारित व्यय को करने के लिए जो निर्धारित व्यय कितना है, टोटल तो 800 करोड़ रुपए, ये खर्च करने के लिए आवंटित राशि की प्राथमिक इकाई में शामिल की गई निधि विनियोग कहलाती है। ठीक है, तो प्राथमिक इकाई कौन सी हो गई, प्राथमिक इकाई तो ये हो गई, और ये इसकी सब्सिडरी हो गई, है ना, सेकेंडरी इकाइयाँ हो गई जो इसके अंदर होंगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा समझ में आ गया या नहीं आया समझ में, देखो वापस से बता देता हूँ। एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट लिया एक्स, और ये प्रोजेक्ट है वाई। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है जेड। इसके अंदर मान लीजिए 600 करोड़ रुपए रखे, इसके अंदर 700 करोड़ रुपए हैं, और इसके अंदर 200 करोड़ रुपए हैं इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, ये जो हेडिंग है, तो अब एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हमारे पास जितना 10,000 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है सरकारी खाते में, तो उसमें से क्या होगा, एक्स आइटम पे हम 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। फिर एक्स के अंदर ये अपनी मर्जी से कितने भी खर्च करते रहें, परंतु जब अब एप्रोप्रिएशन की बात बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमने जिस हेडिंग के अंदर मेजर फंड रखा है, प्राइमरी यूनिट रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, निर्धारित व्यय जो हम एक्चुअली एक्सपेंस कर रहे हैं को करने के लिए आवंटित राशि, इसमें एक्स फंड के अंदर कितनी आवंटित की गई, 600 करोड़ रुपए की प्राथमिक इकाई में शामिल की गई निधि को ही विनियोग कहलाता है, यही एप्रोप्रिएशन कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी रिवाइंड करके देख लें, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलें, फिर वापस समझा देंगे। ठीक है, अब बैंक क्या होती है, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य वित्त एंड लेखा नियम, इसके अंदर बैंक की डेफिनेशन पूछी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग बैंक की डेफिनेशन है कि एसबीआई की कोई ब्रांच है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का मतलब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी कोई ब्रांच, क्या ब्रांच, तो थोड़ा याद रखें ब्रांच। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कर रहा है, तो आरबीआई एक्ट कौन सा है, 1934 के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है तो उसको बैंक माना गया है इसके तहत, इस डेफिनेशन के तहत। ठीक है, इसमें एसबीआई का एजेंट भी हो सकता है, सहायक बैंक भी हो सकती है। ठीक है, एसबीआई का एजेंट, जैसे मान लीजिए एजेंट बन जाते हैं ना, जो अकाउंट खोलते हैं, वो हो गया, या कोई सब्सिडरी बैंक हो गई एसबीआई की, वो भी इसके अंदर मानी जाएगी। अदर बैंक जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा, ठीक है,
कोई अधिकृत बैंक है वो भी इसके अंदर बैंक की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की गई है। राजकीय लेन देन के लिए एसबीआई बैंक को सामान्यतः मेन बैंक माना गया है। ठीक है, राज्य के जितने भी गवर्नमेंट के रिसीप्ट एंड पेमेंट्स होंगी, लेन देन होगा, उसके लिए सामान्य बैंक कौन सी है, एसबीआई है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हालांकि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट कौन से ईयर का है, 1934 का है। ठीक है, 1 अप्रैल 1934 से ये लागू हुआ था। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ प्राइवेट बैंकों की भी आरबीआई एक्ट द्वारा, है ना, आरबीआई एक्ट कौन सा 1934 द्वारा प्राइवेट बैंक को भी सरकारी लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है। कौन कौन सी बैंक है, आईसीआईसी बैंक हो गया, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। इन तीनों बैंकों के नाम याद रखने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई द्वारा प्राइवेट बैंकों को सरकारी लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है, तो वो कौन कौन सी बैंक है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 का ई फोकल पॉइंट ब्रांच। अब ई फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है, जैसे मान लीजिए सरकारी पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट करने के लिए एसबीआई, ठीक है, एसबीआई या फिर कोई अदर बैंक, आईसीआईसी हो गई, एचडीएफसी हो गई, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गए, तो इनमें से किसी को ऑथराइज किया गया, तो इसकी क्या है, कोई ब्रांच है। ठीक है, अब उन्होंने कोई क्या करा है, जो भी अकाउंटिंग करी है, जो संकलन किए हैं, लेखा करे हैं ना, तो उसकी जो रिपोर्ट है प्रतिदिन भेजेगा किसको, ई कोषागार को भेजने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। ये वाली बात कह रहा है। देखो, भाग लेने वाले बैंक, ठीक है, भाग लेने वाला बैंक कौन सा हो गया, एसबीआई, इसकी कोई ई फोकल पॉइंट शाखा है, तत्पर और यथार्थ जो लेखा है उसकी संग्रहण रिपोर्ट है, ठीक है, जो अकाउंटिंग करी गई है उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, तो वो प्रतिदिन क्या करेंगे, ई कोषागार को भिजवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखें। और ये जो ई फोकल पॉइंट वाला जो नियम है, ये 11/9/2013 द्वारा अंत स्थापित किया गया था। मेन है ना, मेन जो हमारा जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स है इसके अंदर नहीं था, ये 11/9/2013 को ये वाला ई फोकल पॉइंट वाला इसके अंदर जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इसकी डेट याद रखना। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर है जिसको ये ऑथराइज किया गया है कि भाई तुम जितने भी सरकारी पेमेंट्स हैं वो रिसीव करोगे, ये सरकारी एक्सपेंसेस है उसके लिए पेमेंट करोगे। ठीक है, तो जिस भी अधिकारी को सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है कि भाई तुम्हारे अंडर ये सारे कार्य किए जाएंगे, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहला जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा जिसको पावर ट्रांसफ़र की गई है पेमेंट रिसीव करने की, पेमेंट जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये कौन होता है, ये होता है, इसका मेजर काम होता है जितने भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑडिटिंग करना। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के पीएसीओज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उन सबकी क्या करता है, ऑडिटिंग का काम करता है। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 148 से 151 के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड इसकी पावर्स डिफाइन करी गई हैं। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट करता है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आ जाइए राज्य की संचित निधि। ठीक है, कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया के स्टेट, राज्य की है ना, तो स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर। राज्य का वो इंडिया का होगा तो वहाँ इंडिया से पेमेंट होगी, इंडिया के लिए होगी। ठीक है, स्टेट है तो हमारे राजस्थान सरकार का है। राज्य की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात करता है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है 266(1) है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना इसको। तो आर्टिकल कौन सा होगा, 266(1) में से परिभाषित ऐसी निधि से है। ठीक है, तो आर्टिकल 266(1) के अंदर कोई मान लीजिए कोई एक फंड दे रखा है ना, तो उससे क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी पेमेंट या तो रिसीव किया जा सकते हैं, समस्त राजस्व रिसीव करना, कोषागार बिल पे करना, लोन्स, वेजेस एंड मीन्स, जो भी ऑल रेवेन्यूज़ हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हैं, तो वो सारे जो भी पेमेंट रिसीव करी है या पेमेंट करी है तो वो कहाँ से की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से की जाएगी। ये वाला पॉइंट बोल रहा है ये। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 7 पॉइंट है इसमें, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ भी जो हमारा सामान्य वित्त एंड लेखा नियम है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाएगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 8 पॉइंट है, राज्य की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। कंटिजेंसी का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि अब पैसा निकालना जरूरी है, तो कंटिजेंसी फंड में से पैसा निकाल कर फिर उधर खर्च कर दिया जाता है ना। कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा, आर्टिकल 267(2) के अंदर दे रखा है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में कौन सा दे रखा था, 266(1). ठीक है, ये
आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है। और कैग का आर्टिकल कौन सा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल 148 टू 150, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 148 से 100 तक। और ये अब देखिए इसके अंदर बता रखा है गवर्नर, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, अगर इसमें से पैसा निकालना है तो गवर्नर की प्रायर परमिशन से ही पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। और इसके लिए गवर्नर को पावर कौन से आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 205, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर देता हूँ सारा। इसमें गवर्नर को पावर कौन से में दे रखी है, आर्टिकल 205 एंड आर्टिकल 206 के अंदर गवर्नर को पावर दे रखी है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड में से अगर पैसा निकालना है तो गवर्नर की प्रायर परमिशन चाहिए होगी, और गवर्नर को पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है कि ये कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं, आर्टिकल 205, 206 से, ठीक है। अब जैसे मान ली अग्रिम आवंटन मतलब पहले से पैसा खर्च करना है। जैसे मान ली कोई बजट में प्रावधान नहीं है और पहले पैसा खर्च करना है, तो इसके लिए भी आर्टिकल 205, 206 में प्रावधान किया गया है। और विधि द्वारा बाद में मतलब लॉ बना के या राज्य विधानमंडल द्वारा बाद में उसे अनुमोदित करना पड़ेगा, अगर आपने उसमें से पैसा खर्च किया है किसी कंटिजेंसी फंड में, ठीक है। तो बाद में उसको क्या है, अनुमोदित भी करना पड़ता है, मतलब उसको पास कराना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो जाते जाते क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बताइए, एक सेकंड, मैं नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक सेकंड में आ जाता हूँ। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने आपको, ये कॉपी और ये कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हो गए हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, ठीक है। तो ये सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, इसका आंसर आपके लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ भी बता देंगे चाहे वो, ठीक है। कमेंट्स के अंदर भी आपको इनके आंसर बताते जाएंगे। तो राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश हैं, यह राजकीय धन की प्राप्ति, अभिरक्षा और भुगतान की प्रक्रिया है, कोषागार नियमों के पूरक है या उपयुक्त सभी। बताइए सामान्य वित्त एवं लेखा नियम इनमें से क्या है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए GF एंड AR जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल के नियमों को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1952 में, और ऑप्शन डी 1852 के अंदर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताना है कि ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रखी जाए या नहीं रखी जाए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, और तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।